तो आज हम एवरेज के PYQ करेंगे, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि जो क्वेश्चन जो भी है एवरेज के, और जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से किए हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आसान आपको ये क्वेश्चन लगेंगे, सभी क्वेश्चंस आसान हैं, ठीक है। आज मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, एक एक करके सभी क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन 2022 में आया था UPSC में। क्वेश्चन है ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है, BDE का औसत भार 42 किलोग्राम है और F का भार B के भार के बराबर है। F का भार B के भार के बराबर है, तो ABCDE और F का औसत भार क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए जैसे जैसा कहा है वैसे वैसे करते। ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है। अगर ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है तो A प्लस B प्लस C का टोटल भार होगा 40 इंटू 3 किलोग्राम, ठीक। 40 × 120 किलोग्राम इन दोनों का टोटल भार होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब आगे कह रहा है BDE का औसत भार 42 किलोग्राम है। BDE का यानी कि B प्लस D प्लस E, इन तीनों का अगर हम टोटल भार की बात करें तो वो हो जाएगा 42 इंटू 3 बराबर 126 किलोग्राम, इतना हमें दिया हुआ है। अब आगे ये कह रहा है कि जो F का भार है वो B के भार के बराबर है। F का भार B के भार के बराबर है, तो ABCD और E का F का औसत भार क्या है, इनको औसत भार निकालना है। तो औसत भार निकालना है तो पहले हमें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F का टोटल भार पता होना चाहिए। उसके बाद हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो औसत भार हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ABCDE, B दोनों में है, B दोनों में है, लेकिन हमें एक बात कह रहा है कि F का भार B के भार के बराबर है। जो F का भार है वो B के भार के बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं F प्लस D प्लस E का टोटल भार होगा 126 kg। तो ये हमारा मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस फर्स्ट प्लस सेकंड को, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए A प्लस B प्लस C D प्लस E प्लस F, तो A प्लस B प्लस D प्लस E प्लस F का टोटल भार होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 120 इंटू 126 बराबर 246 kg। ये इन सभी का टोटल भार आ गया। अब हमसे इनका एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे हमने, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगा 6 चौक 24, 6 कम 6 41 kg। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन 2022 में आया था। जिस लेवल का मैंने आपको करवा दिया है उसके तुलना में ये क्वेश्चन बेहद आसान है। तो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाए हैं इस तरीके से, वो इसीलिए करवाए हैं ताकि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन करने के योग्य हो जाएं, ठीक। तो क्वेश्चन आप लोग इसी हिसाब से करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें हार्ड नहीं लगेगा, अगर ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसानी रहेंगे। लेकिन आसान तभी है जो मैंने करवा दिया गया है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से किए हों। तो देखिए बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ABCDE का औसत भार पूछना, कुछ भी टेक्निकल कुछ भी नहीं, ये हमें दिया, ये दिया है, बस दोनों को जोड़ना था और 6 से डिवाइड करना था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन आया था हमारा 2021 में। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है, कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे। ऐसा वही विद्यार्थी करेंगे जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, बल्कि ये बेहद आसान क्वेश्चन है।
कोई टाइम टेकिंग भी नहीं। 2 कक्षाओं ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी है। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 17। अब देखो कक्षा ए में जो है सिर्फ इसको पढ़ना है और आंसर हमें टिक लगाना है। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक कितने, 21 और न्यूनतम कितने, 17। अगर हम एक ही बात करें, ये तो मैक्सिमम और ये मिनिमम। मैक्सिमम प्राप्तांक मिली है 21 और न्यूनतम है 17, यानी कि कक्षा ए में जितने भी स्टूडेंट होंगे 17 से कम किसी का नहीं है और 22 से ज़्यादा नहीं है। तो जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा तो होना नहीं है। ठीक है, अब कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है। अगर बी की बात करें तो बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 22 है। अब कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आप लोग ये बताइए कि कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में जा रहे हैं। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कक्षा ए का जो औसत प्राप्तांक होगा वो 17 से और 21 के बीच में होगा, 21 से ज़्यादा तो होना नहीं है। ठीक है, जबकि कक्षा बी में तो मिनिमम ही 22 है, कक्षा बी में तो मिनिमम ही 22 है। तो यहाँ से जो भी 4 विद्यार्थी आएंगे वो 22 से तो कम ही लेकर आएंगे। क्लियर है, 21 से भी कम लाएंगे या 21 ले आएंगे। मान लो 4 विद्यार्थी जो है 21 वाले इस तरीके से हो। ठीक है, तो 22 से तो कम ही लेकर आएंगे। अब जब वो कम लेकर आएंगे 22 से, फिर जब इनका एवरेज निकाला जाएगा टोटल सभी का, तो ये तो ज़्यादा लेकर बैठे हुए ना सारे के सारे, ये तो 22 से ज़्यादा ही लेकर बैठे हुए सारे के सारे, और वो 22 से कम लेकर आ रहे हैं। तो जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, बराबर बराबर डिवाइड कर देना। तो जो कम लेकर आ रहे हैं वो इन ज़्यादा वालों से क्या लेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। क्लियर हो रही है बात? ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए क्या होता है, कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कक्षा बी का जो औसत प्राप्तांक होगा वो घट जाएगा, क्योंकि इनमें जो शामिल हो रहे हैं वो जो है इनसे कम लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, पढ़ना था और टिक लगाना था। क्वेश्चन आपको मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप के मतलब ऐसा नहीं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 60। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था, 2021 में आया था, इससे पहले 2022 वाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों, अब देखो तीनों छात्र की आयु समान है और शिक्षक में प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु कितनी है। 2020 में अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना है और टिक लगाना है। केवल 20 और 15 35 साल इसके अंदर आयु आएगी, इतना करना था। कैसे देखो, एक शिक्षक और 3 छात्र, मैंड में ही देखे, पहले मैं मैंड में बता देता हूँ ऐसे ही कि एग्जाम अप्रोच क्या होगी, बिल्कुल टिक लगाने की। फिर वही टोटल मिला के 20 साल है, यानी कि चारों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, एक शिक्षक के 3 छात्र है, आयु है औसत 20, तो चारों की टोटल आयु हो जाएगी 80 वर्ष। ठीक है, अब इसमें से अब कह रहा है कि 3 छात्रों की समान आयु है और प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है। किससे, शिक्षक से, यानी कि शिक्षक प्रत्येक छात्र से 20 साल बड़ा है। तो शिक्षक के 20 साल हमने अगर अलग कर दिए तो बाकी जो 60 साल है वो चारों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 15 वर्ष। यानी कि 15 वर्ष तो चारों की बराबर हो गई, और ये शिक्षक के 20 साल और जोड़ दिए, तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई। माइंड में ये क्वेश्चन हमें करना था। ठीक है, अब इसको हम वैसे कर लेते हैं, तीनों छात्र समान आयु के हैं। ठीक, अगर हम वैसे अब पूरा बेसिक से कर लेते हैं, माना छात्रों की आयु कितनी है, सभी की छात्रों की आयु वो है x वर्ष, प्रत्येक छात्र की आयु, ठीक, प्रत्येक छात्र की आयु कितनी है, x वर्ष। तो तीनों छात्रों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल एज वो हो जाएगी 3x वर्ष।
ये 3 छात्रों की टोटल एज हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि शिक्षक जो है प्रत्येक छात्र से 20 साल बड़ा है, तो जो टीचर की एज होगी वो हो जाएगी x + 20 वर्ष। तो ये 3 छात्र की टोटल आयु है और ये शिक्षक की आयु है, तो इनका जो सम होगा 3x + x + 20, ये चारों की एज का सम आ गया। और ये हमारे पास होगा 20 × 4 80 वर्ष। अब x की वैल्यू निकालनी, 3x + x 4x 20 यहाँ पर जाएगा, 80 - 20 60। x की वैल्यू हमें मिली 15 साल, यानी कि प्रत्येक छात्र की जो एज हमें मिल रही है x = 15 साल है, प्रत्येक छात्र की एज इतनी है। तो टीचर की एज, टीचर सभी से 20 साल बड़ा है, 15 + 20 35 साल। ये इसको करने का तरीका है बेसिक से। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं रह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए, आइए अब ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है, तो पिछली 10 पारियों का में उसकी औसत स्कोर क्या था? ये है। तो एक तो तरीका डायरेक्ट मैंने बताया था, देखिए 50 पारियों तक औसत स्कोर ये था 46.4, ये तो हमारा ओल्ड स्कोर था, 50 पारियों तक था। 60 पारी के बाद क्या होता है, स्कोर इतना बढ़ जाता है, यानी कि अगली 10 पारी में उसने रन ज़्यादा बनाए, एवरेज स्कोर ज़्यादा है अगली 10 पारी को, तभी तो ओवरऑल बढ़ा है। तो जो अगली 10 पारियों में क्या है, उन्होंने 46.4 बल्लेबाज ने इस औसत से तो रन बनाए, बाकी क्योंकि इतना तो बनाया, बाकी प्रत्येक पर 2.6 और बढ़ गया। तो 2.6 यानी कि प्रत्येक पे बढ़ाए थे, टोटल कितने हैं 60। आपको मैंने बताया था इस तरीके से याद हो तो A1 A2 A3 A50, ठीक है। उसके बाद A51 और A60 टोटल पारियां हुई। यहाँ तक एवरेज स्कोर कितना था 46.4, लेकिन जब यहाँ पर आया, यहाँ पर एवरेज स्कोर कितना बढ़ गया, 2.6 बढ़ गया, 2.6 बढ़ गया, मतलब 46.4 + 2.6 इतना हो रहा है। यानी कि ये जो है 51 से लेकर 60 तक वो इतना तो लेकर आए और प्रत्येक पर इतना और लेकर आए, प्रत्येक पर ही 2.6 प्रत्येक पर बढ़ाए, तो टोटल कितने हैं 60 व्यक्ति है, यानी कि इसका भी 2.6 बढ़ गया, इसका भी 2.6 बढ़ गया, सभी पर 2.6 बढ़ गया। तो सभी पर 2.6 बढ़ा तो कितना और हो जाएगा, ये 60 × 2.6, इतना वो एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। तो क्या तरीका बताया था, 46.4 इतना तो सभी लेकर आए थे और इतना 60 पर वो एक्स्ट्रा लेकर आए थे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल मिला के सभी में 2.6 बढ़ा है। अब ये जो लेकर आए हैं वो केवल इन 10 पारियों की वजह से बढ़ रहा है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया हमारा। तो टोटल हमारा कितना आया 46.4 प्लस 6 × 36, 6 × 2 = 12, 13 14 15, ये हमारा आंसर आया। 2.6 ही बढ़ रहा है ना सभी में। 60वीं पारी के बाद औसत इसको 2.6 बढ़ जाता है, 60, ये तो कट गया। (46.4) 6 × 36, हाँ सही तो है, वो जोड़ने में देखा 6 × 4 = 10, 6 × 5 = 11 और 12 और ये 62
62 कितना आ गया, एवरेज आ गया डी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना हुआ, डी हुआ। तो ये डायरेक्ट तरीका हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, कुछ भी नहीं करना, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 10। और एक बेसिक है, तो बेसिक से भी बता दें। इधर देखिए, एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना, 46.4। तो 50 पारियों में टोटल रन कितने हो जाएंगे उसके, 50 इंटू 46.4। ये 50 पारी में उसके टोटल रन है। 60 पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। और टोटल ये तो 50 रन के 50 के बाद, माना 10 पारियों का, क्योंकि 10 पारियों का औसत पूछा रहा है, 10 पारियों का औसत है x रन, 10 पारियों का औसत कितना है x। तो 10 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, 10x रन हो जाएंगे। तो 10 पारियों में टोटल रन इतने बनाए और 50 पारियों में टोटल रन इतने बनाए। और 60 पारियों में टोटल रन कितने होंगे, और 60 पारियों में टोटल रन कितने, 60 पारियों में कुल रन ये है 60 इंटू 46.4 तो था ही एवरेज पहले, और कितना बढ़ गया टोटल मिला के 2.6 और बढ़ गया है, तो 2.6 और जोड़ दिया, इतना होगा 60 पारियों का टोटल रन। इतनी बात क्लियर रही। ये 60 पारियों का टोटल रन, तो ये हमें मिल जाएगा 60 इंटू 40 और 2 48 और 6 4 10 49, 49। अब करना क्या है, देखिए कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वाला काम तो आप लोग कर ही लेंगे। टोटल रन कितने हैं, 50 पारियों के टोटल रन 50 इंटू 46.4 प्लस 10x, ये 10 पारियों के टोटल रन है 60 पारियों के। और यहाँ 60 पारियों के टोटल रन कितने हैं, 60 इंटू 49। इसको जब आप सोल्व करेंगे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। औसत स्कोर क्या था, तो हमें कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। बात आ गई होगी समझ में। ये हमारा बेसिक से है, और बेसिक से करना थोड़ा लंबा हो जाता है। हालांकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, लिखोगे तो आप नहीं, करोगे तो आप ऐसे ही केवल 10x लिखोगे, ये लिखोगे और इक्वेशन बनाओगे, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लंबा हो जाता है। और जो तरीका मैंने आपको बताया है उससे विद इन सेकंड ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्थान x से स्थान y तक यात्रा करती है। एक कार है, एक स्थान x से, बेहद आसान क्वेश्चन है ये, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं 3-4। ठीक, स्थान x से स्थान y तक जाती है। पहले गई स्थान x से स्थान y तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर वापस आई, पहले तो गई, उसके बाद वापस आई y से x, वो कितना आई, 2v किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर x से y तक 3v किलोमीटर, x से y फिर गई, x से y फिर गई 3v किलोमीटर पर आवर की चाल से। उसके बाद कह रहा है y से x तक फिर आई, y से x तक आई, यानी कि उसने 4 बार अपनी चाल बदली, और चारों बार, एक बार x से y गया, y से x गया, तो चारों दूरियां समान है। x से y जाए या y से x जाए, चारों दूरियां समान है। तो उसने 4 अलग अलग चाल से 4 समान दूरियां तय की। इतनी बात क्लियर हुई। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3-4 करवाए हैं। ठीक, अलग अलग चाल से अगर समान दूरियां तय करें तो इसका तरीका क्या है। पहले देखो, पहले थी चाल 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद चाल थी 2v किलोमीटर पर आवर, फिर 3v किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर करते हैं, पहले चाल थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 2v किलोमीटर पर आवर,
फिर 3v किलोमीटर पर आवर और फिर 4v किलोमीटर पर आवर। ये तो चाल है। दूरियां चूंकि समान है तो दूरी एक ऐसी लेते हैं जो इन सभी चालों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो दूरी क्या होगी, इनका एलसीएम। तो 4 3 2 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12v किलोमीटर। तो माना दूरी कितनी है, 1 से y तक की दूरी है 12v किलोमीटर दूरी है। अब देखिए पहली कंडीशन देखिए, v चाल से, v किलोमीटर पर आवर की चाल से 12v किलोमीटर की अगर दूरी तय करता है तो उसे टाइम कितना लगेगा। समय निकालने का तरीका क्या होता है पता था, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये समय होता है। तो डिस्टेंस है 12v किलोमीटर, स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, तो समय लगेगा 12 आवर। यहाँ पर इसको 2v किलोमीटर पर आवर की चाल से 12v किलोमीटर पर आवर और 12v किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा 6 घंटा। इसी प्रकार से यहाँ लगेगा 4 आवर और यहाँ लगेंगे 3 आवर। अब आपको पूछा गया है तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है। स्टेटमेंट ए, v और 2v किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है, v किलोमीटर पर आवर से कम है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें एग्जैक्ट चाल नहीं निकालनी है, हमें इसका आंसर देना है। अब ये देखिए, पहले तो हमें औसत चाल निकालनी होगी, तो चाल बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले तो हमें ये निकालना होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया। तो देखिए कितना टोटल डिस्टेंस किया, x से लेकर y तक की जो दूरी है वो है 12v किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ इसका, जो 12v मल्टीप्लाइड बाई 4 बार उसने किया है, एक बार इस चाल से, 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 तो 12 इंटू 4 यानी कि 48v किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, टाइम। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम टोटल कितना है, इससे लिया 12 घंटा, इससे लिया 6 घंटा, इससे 4 घंटा और इससे 3, तो 12 6 18 4 22 और 30 25, 25 ओवर का उसके टोटल टाइम लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 48v अपॉन 25, ये हमारा आया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है v और 2v किलोमीटर पर आवर के बीच, यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम 48 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। और यही हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ से क्या आएगा, जो भी आएगा हमें पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा v और 2v किलोमीटर पर आवर के बीच 1.92 ऐसे कुछ आएगा इसको डिवाइड करने पर, ठीक है ना। तो ये 1.92 जो v है वो v और 2v के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है आंसर हुआ। इतना सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ इस टाइप के, ऐसा नहीं है। आइए इधर, एक कक्षा में 3 समूह, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, 3 समूह ए बी और सी है। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी समूह बी से 2 विद्यार्थियों का समूह सी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए एक कक्षा है, एक कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके हमने 3 समूह बना दिए हैं। आगे कह रहा है तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ना है और आंसर निकालना है, यह वही रहेगा, कोई अंतर ही नहीं आएगा। क्योंकि देखिए कक्षा में समझाता हूँ, जैसे कि कक्षा है, मान लो कक्षा में टोटल मिला के 30 विद्यार्थी है, कितने, 30 स्टूडेंट, ठीक, 30 स्टूडेंट है और 3 समूह हमने ले लिया। मान लो एक तो 10 का है, एक 5 और एक 15, 3 समूह ये है, ठीक है। तो जो विद्यार्थियों का औसत आएगा वो क्या आएगा, औसत किस चीज़ का निकाला जा रहा है, 3 समूह भी विद्यार्थी, औसत भार, जो इनका भार आएगा, औसत भार जो भी आएगा वो क्या आएगा, टोटल भार डिवाइडेड बाई 30, एवरेज भार यही तो आएगा। औसत भार कैसे निकालेंगे, इन सभी का 30 विद्यार्थियों का टोटल भार, उसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो एवरेज भार आ जाएगा। अब आप लोग ये बताइए
बाहर से कोई आ रहा है, कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा, बाहर से कोई नहीं आ रहा और ना यहाँ से कोई जा रहा है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो इसी क्लास के अंदर ही हो रहा है। तो 30 विद्यार्थी पहले भी थे और 30 विद्यार्थी बाद में भी है, उन्हीं का ही भार का औसत निकालना है। तो कोई चेंज तो हो नहीं रहा, ना टोटल भार में चेंज हो रहा है, ना विद्यार्थी की संख्या में चेंज हो रहा है। तो क्या औसत भार में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, पढ़ना था और टिक लगाना था, यह वही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं है। तो यही मैं कहता हूं, क्या अगर आप लोगों ने तैयार अच्छे से किया है, जितना यहाँ क्लास में पढ़ा दिया गया है उसमें आपका कमांड है अच्छा खासा, तो आराम से काफ़ी क्वेश्चन आप सी सेट में कर लोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2019 का, दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया, संशोधित औसत अंक कितना है? इस टाइप के भी कई क्वेश्चन मैंने करवाए, अलग अलग टाइप के भी करवाए इसमें क्वेश्चन, अच्छे भी, और ये तो 2-3 ऐसे ही क्वेश्चन थे इसी टाइप के। तो देखिए यहाँ पे टोटल मिला के 100 विद्यार्थी जिनका औसत अंक कितना है? 40। तो 40 तो औसत अंक है 100 विद्यार्थियों का। अब उसने क्या करा, भूल से 53 की जगह 83 पढ़ा गया, ठीक है ना, यानी कि एक्चुअल था कितना 53 और पढ़ा कितना गया 83। तो जो अब देखिए ये तो एवरेज इतना है ही, फिर क्या बताया था, इस एक अंक की वजह से एवरेज में कितना परिवर्तन आ जाएगा, 53 माइनस 83 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि सभी में डिवाइड होगा ना, ये सभी में डिवाइड होगा। तो ये हमारा कितना आएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100, 40 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 39.7। ये हाँ ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर हो। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक, बस हल्की सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। किसी परीक्षा में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं। बच्चों और उनकी माता के वजनों का औसत 50 किलोग्राम है। बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत 52 किलोग्राम है। यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो माता का वजन कितना है? कुछ भी नहीं है, देखिए 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन प्लस मदर, ठीक, टोटल कितने हो गए, 2 बच्चे और माता जी, तो 3 हो गए। उनका औसत वजन है 50 किलोग्राम, तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा 50 × 3 किलोग्राम, यही होगा टोटल वजन। एवरेज कितना है तीनों का 50, 2 बच्चे, बच्चों और उनकी माता का वजन, तो बच्चे 2 हैं, माता को मिला के हो गए 3, इनका एवरेज है 50, तो कुल वजन 50 × 3 हो जाएगा तीनों का मिला के। इसी प्रकार से चिल्ड्रन प्लस फादर, 60 किलोग्राम है तो टोटल वजन हो जाएगा 60 × 3, ये फादर। अब आगे 52 किलोग्राम दिया हुआ है, 52 × 3, तो ये हो गया 50 या 150, 2 या 6, 156 kg। अब आगे कह रहा है यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो माता का वजन निकालिए, बताना। अब देखिए यहाँ पे माता का वजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। माता का वजन निकालने के लिए अगर हमें चिल्ड्रन का, दोनों बच्चों का वजन पता है तो माता का वजन हम निकाल देंगे, दोनों बच्चों का वजन यहाँ रखेंगे, यहाँ जाएगा और माँ का वजन आ जाएगा। अब दोनों बच्चों का वजन कहाँ से मिलेगा, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। क्यों? पिताजी का वजन हमें पता है, पिताजी का वजन हमें पता, तो चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, दोनों बच्चों का वजन 156 माइनस 60, 94 kg। क्लियर कि नहीं? ठीक है, 94 kg आ गया।
अब देखिए इधर कहाँ गया। अब ये 94 kg हम दोनों बच्चों के यहाँ रख देंगे। यहाँ से जब हम माँ का वजन निकालेंगे मदर, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 150 माइनस 94, तो टोटल कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे, नहीं 94 है नहीं, हाँ तो 94 है, तो ये हमारे पास 56 आना चाहिए, 56 kg। ये थोड़ा सा गलती कर दी, ये क्या है 6 है ना हमारा, 96 kg आएगा ना, 6 गलती से 4 कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 54 kg। तो आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ 54 kg। बेहद आसान क्वेश्चन था, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है जो परेशान करे, ठीक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था ये, किसी शहर में, क्वेश्चन नंबर 69, ये 2017 में पूछा गया है। किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई, आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई, 6 दिनों की औसत वर्षा 0.50 इंच थी, तो 5वें दिन कितनी वर्षा हुई। अब देखिए यहाँ पे सभी का योग बेसिक से करेंगे, आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले 4 दिन, ठीक, अगर पहले 4 दिन की बात करें, पहले 4 दिन जो टोटल वर्षा हुई वो कितनी हुई होगी। फर्स्ट डे टोटल एवरेज है 0.40 और 4 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया 1.6 इंच, ठीक 1.6 इंच। आगे कह रहा आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में बारिश हुई, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, माना 4x और 3x ले लेंगे, अभी हमें पता नहीं है, रेशियो है ना ये दोनों आखिरी 2 दिन का, तो 4x और 3x इंच बारिश हुई। 6 दिनों की औसत बारिश कितनी है, तो टोटल 6 डेज रेन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 इंटू 0.53 इंच, यही होगी। ये 6 दिन की टोटल बारिश है। अब हम बराबर कर लेंगे, 4 दिन की टोटल बारिश कितनी है 1.6 प्लस लास्ट 2 दिन की बारिश क्या आ जाएगी, माना ये 4:3 है ना, 5वें दिन की ये 4x और 6वें दिन की ये 3x। ये पहले 4 दिन की टोटल बारिश, ये 5वें दिन की, ये 6वें दिन की, तो टोटल 6 दिन की बारिश हो गई। वो हमारे पास कितनी है 3 इंच है, 4x और 3x हो जाएगा 7x, तो 7x बराबर 3 माइनस 1.6 1.4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0.2 इंच। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। डिवाइड करेंगे 1.4 को 2 से, तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 0.2 इंच, ये x की 0.2। अब हमसे पूछा है तो 5वें दिन कितनी बारिश हुई, तो 5वें दिन जो बारिश हुई थी वो ये थी 4x, तो 5th डे बारिश हुई होगी 4 इंटू 0.2 बराबर 0.8 इंच, ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पे 0.8 इंच। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, चलिए एक बार और बता देता हूँ। देखिए किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई, ये तो पहले 4 दिन की बारिश है। आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में बारिश हुई, ठीक, ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो हमने बारिश क्या ले ली, माना 5वें दिन 4x इंच बारिश हुई और 6वें दिन 3x इंच बारिश हो गई। हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, हमने 4x और 3x ले लिया। अब 4 दिन की टोटल बारिश हमारे पास है 1.6 इंच, क्योंकि ये एवरेज है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल बारिश 4 दिन की, ये 4 दिन की टोटल बारिश हो गई। ये 5वें दिन की बारिश है और ये 6वें दिन की बारिश है, तो टोटल 6 दिन की बारिश हमने सभी को जोड़ दिया। और टोटल 6 दिन की बारिश हमें है कितनी 6 इंटू 0.5, क्योंकि कह रहा है
6 दिनों के औसत वर्षा 0.50 इंच थी। ये 6 दिन की औसत वर्षा है 0.5, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 दिन की टोटल बारिश मिल गई 3 इंच। तो ये बराबर ये हमने कर दिया, 4 और 3 7, ये 7x, 1.6 को हम यहाँ ले गए तो 3 में से 1.6 माइनस करेंगे तो 1.4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 7, 0.2, जो ये हमें मिल गई। तो x की वैल्यू हमें मिल गई इतनी। अब पूछा है 5वें दिन कितनी बारिश हुई, तो 5वें दिन बारिश हमने कितनी थी 4x, तो 5वें दिन की बारिश 4, x की जगह रख दिया 0.2, 4 इंटू 0.2 बराबर 8 इंच या 0.80 इंच। ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो एक बार देख लेना वीडियो, ठीक है, सारा क्लियर। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वैसे तो होगी ही नहीं, काफ़ी क्वेश्चन तो आप लोगों के तो हो ही गए थे, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन में जहाँ प्रॉब्लम होगी तो वो देख लेना, ठीक। आइए इधर, चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन है ये हम कल करवा देंगे, ठीक है। अब इसके लिए इतना रहने देते हैं, ठीक।